And welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 24th August 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download July 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about corporate social responsibility, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. सबसे पहले समझते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है. व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो देखिए, कॉर्पोरेट्स यानी कि जो भी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो काफ़ी सारा रेवेन्यू जनरेट करती हैं, बहुत सारा पैसा कमाती हैं, बहुत प्रॉफिट कमाती हैं. At the same time, it is believed that they have certain responsibilities towards the society as well. ऐसा नहीं है कि उनका पर्पस बस पैसा कमाना है. अगर सोसाइटी उनको सपोर्ट नहीं करती और बिना सोसाइटी के वो लोग इतना प्रॉफिट नहीं कमा सकते थे. सो इट इज़ देयर ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स सोसाइटी ऑल्सो टू कंट्रीब्यूट. उनका वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना पर्पस नहीं हो सकता उनका. तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी कॉन्सेप्ट को क्रिस्टलाइज करता है कि हाउ कंपनीज शुड मैनेज देयर बिजनेस प्रोसेसेस टू प्रोड्यूस ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. भाई प्रॉफिट तो आप कमाते हैं, लेकिन आप सोसाइटी के लिए क्या करते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है. तो पहले ये एक मोरल कॉन्सेप्ट था, वॉलेंटरी कॉन्सेप्ट था. जो पहले के बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, जो मोरल अपने अपराइटनेस के लिए जाने जाते थे, जैसे JRD टाटा वगैरह, वो लोग समाज की तरफ भी कुछ करते थे. कंपनी के प्रॉफिट का कुछ एक हिस्सा समाज के ऊपर खर्च करते थे, जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कही जाती थी. मुद्दा यह है कि अर्लियर इट वाज ए वॉलेंटरी कॉन्सेप्ट, मतलब कि मर्जी हुआ तो करो, नहीं हुआ तो मत करो, यानी कि मोरल कॉन्सेप्ट था, वॉलेंटरी कॉन्सेप्ट था. लेकिन 2013 में कंपनीज एक्ट को अमेंड करके भारत सरकार ने इसको मैंडेटरी बना दिया, मतलब एक लीगल प्रोविज़न बना दिया कि अब आपको करना ही करना है. किस तरह से टैक्स आपको देना ही है. देयर कैन बी नो इफ एंड बट कि नहीं सर मैं तो टैक्स नहीं भरूंगा. वैसे ही अब आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी ही करनी है. इट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन नाउ. इट इज़ नो लॉन्गर ए मोरल वन, इट इज़ नो लॉन्गर ए वॉलेंटरी कॉन्सेप्ट. तो कितना लगाया गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कंडीशंस रखे गए वो भी ज़रा समझते हैं. कंपनीज विल हैव टू नाउ स्पेंड 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स स्पेंड एज CSR. सरल शब्दों में कहें तो पिछले 3 सालों में, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स थे, उसके जो भी कंपनी के प्रॉफिट थे, उस प्रॉफिट का एवरेज लिया जाएगा. मान लीजिए किसी साल आपके प्रॉफिट थे 10 करोड़, किसी साल थी 15 करोड़ और किसी साल थी 5 करोड़. तो एवरेज प्रॉफिट विल बी 10 करोड़. तो जो पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट होगा उसका 2% आपको देना होगा एज, और या खर्च करना होगा एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कुछ भी आप कर सकते हैं, कहीं जाकर के पेड़ लगा सकते हैं, कहीं जाकर के गरीब बच्चों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी आपको करना होगा समाज की तरफ टू मेक सम पॉजिटिव इम्पैक्ट टुवर्ड्स द सोसाइटी. सो नाउ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बिकम ए लीगल ऑब्लिगेशन विच वॉज अर्लियर जस्ट अ मोरल ऑब्लिगेशन. कौन कौन से कंपनियों पे ये एप्लीकेबल है, तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस. वो कंपनी जिसकी नेट वर्थ यानी कि जिसके पास जो कैपिटल एसेट्स हैं वो 500 करोड़ से ज़्यादा हैं, या तो ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है. टर्नओवर मतलब जितनी सेल होती है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर ऐसी कंपनी जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है. इन तीनों में से अगर कोई भी क्राइटेरिया कंपनी पूरा करती है तो उसको अपने प्रॉफिट का 2% खर्च करना होगा टुवर्ड्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये आर्टिकल इसी पे बात करता है. हाल फिलहाल में आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली की एक कमेटी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की. उस रिपोर्ट का नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है द चैलेंजेस रिगार्डिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो हमारे यहाँ की बड़ी PSUs हैं, बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियाँ, सरकारी कंपनियाँ जैसे ऑयल इंडिया, ONGC, IOCL या कोल इंडिया, जो असम के अंदर ये बड़ी बड़ी PSUs हैं या बड़ी बिग प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज, दे आर नॉट स्पेंडिंग 2% ऑफ देयर एनुअल प्रॉफिट इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो नहीं खर्च कर रहे हैं, वो पैसे बचा रहे हैं. तो जैसे टैक्स की चोरी करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, वैसे ये लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी जो उनकी लीगल ऑब्लिगेशन उसको पूरा नहीं कर रहे हैं. और इसी कारण से इस रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई जाए, जिसमें उस डिस्ट्रिक्ट के DC,
MLAs और MPs हों जो इस बात को इंश्योर कराएं कि जो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद कंपनियां हैं वो अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऑब्लिगेशन को पूरा करें। सो अगर कभी भी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे APSC में सवाल आ जाता है तो आपको असम लेजिस्लेटिव असेंबली कमेटी के इस रिपोर्ट का जिक्र जरूर करना है। इट विल हेल्प यू इन फेचिंग बेटर मार्क्स। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from environment segment. It is about smog tower and this topic is important from our syllabus paper for environment point of view. तो सबसे पहले समझते हैं क्या होता है स्मॉग एंड व्हाट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम वी फेस ड्यू टू स्मॉग। तो स्मॉग जो टर्म है इट इज़ मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स या टू कॉन्स्टिट्यूएंट टर्म्स, स्मोक प्लस फॉग। तो स्मोक क्यों होता है वो तो आप जानते ही, अगर किसी चीज़ को जलाया जाए तो उससे जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं उनको हम लोग स्मोक कहते हैं, ब्लैक कलर के। और फॉग सर्दियों के टाइम में, खासकर सर्दी जब शुरुआत की सर्दियों के टाइम में फॉग बनते हैं, तो जब दिल्ली और आसपास के एरियाज़ में सर्दी की शुरुआत के टाइम में फॉग तो बनते ही हैं, साथ ही साथ दिल्ली और आसपास के स्टेट्स में जैसे पंजाब हरियाणा में फार्मर्स क्या करते हैं, स्टबल बर्निंग करते हैं। जब उनके राइस के क्रॉप की कटाई होती है और राइस की क्रॉप की जब कटाई के बाद जो अनयूज्ड पार्ट जो रह जाता है इसको हम लोग कहते हैं स्टबल, इस तरह का स्टबल हो रह जाता है। अब इस खेत को जल्दी से साफ़ करना होता है ताकि अगली वीट के क्रॉप्स लगाए जा सके, वीट के सीड्स लगाए जा सके। तो ये जो स्टबल रह जाता है इसको एक एक करके प्लग कर पाना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसमें काफ़ी सारा पैसा भी खर्च होगा, मैन पावर भी खर्च होगा। तो फार्मर्स क्या करते हैं ट्रेडिशनली पंजाब और हरियाणा के कि जो स्टबल रह जाता है धान की खेती के कटाई के बाद, यानी कि राइस की कटाई के बाद, ये जो स्टबल रह जाता है इसको बर्न कर देते हैं रादर देन प्लकिंग इट इंडिविजुअली, बिकॉज दैट इज़ वेरी कॉस्टली, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैन पावर। इतना लोगों को अगर इंगेज करेंगे तो उसमें पैसा भी लगेगा, तो इसको हाथ से प्लक ना करने के बजाय वो लोग फिर इसको जला देते हैं। और जब जलाते हैं तो इसको कहा जाता है स्टबल बर्निंग, और स्टबल बर्निंग के कारण बहुत सारा स्मोक रिलीज होता है। एंड दिस स्मोक जो विंटर के शुरुआत के टाइम में, नवंबर महीने में, अक्टूबर के एंड में या नवंबर के स्टार्टिंग में ये गेहूं की खेती की शुरुआत होती है, बीज लगाए जाते हैं, उसी टाइम में स्टबल बर्निंग होती है, उसी टाइम में फॉग बनना भी शुरू होता है दिल्ली और आसपास के एरिया में। तो स्मोक और फॉग मिलकर के स्मॉग बना देता है जो बहुत खतरनाक होता है लंग्स के लिए। इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ रेस्पिरेटरी इशूज़। और दिल्ली और आसपास के इस एरिया में स्मॉग का प्रॉब्लम साल दर साल हर विंटर में बढ़ता ही जा रहा है, बिल्कुल दिखाई भी नहीं देता। अगर आप दिल्ली में जाएंगे नवंबर महीने में तो आपको कभी कभार स्मॉग का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा होगा कि आपको 4 फीट आगे की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी बिकॉज ऑफ स्मॉग। तो स्मॉग के प्रॉब्लम से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने प्लान किया दैट इट विल कंस्ट्रक्ट 2 स्मॉग टावर्स दैट विल बी बिल्ट इन दिल्ली। ये स्मॉग टावर एक तरह का एयर फिल्टर है, बड़ा साइज़ का, बिगर साइज एयर फिल्टर विच विल सक एयर, उसमें स्मॉग को भी ये सक करेगा एंड इट विल प्यूरिफाई द एयर। इस तरह का जो स्मॉग टावर का कॉन्सेप्ट है इंडिया के लिए बिल्कुल नोवेल नया कॉन्सेप्ट है। एक इस तरह का स्मॉग टावर ऑलरेडी फंक्शनल है जियांग प्रोविंस में इन चाइना, विच इज़ ओनली सच अ स्मॉग टावर इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया भर में अकेला एक स्मॉग टावर इस तरह का चाइना में है और दूसरा अब दिल्ली में बनाया जा रहा है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉग फेस्ड ड्यूरिंग विंटर्स। जरा समझते हैं हाउ स्मॉग टावर्स वर्क। आज ए सेड दे आर लार्ज स्केल एयर प्यूरीफायर्स, उसमें बहुत बड़े बड़े एयर फिल्टर्स लगे रहते हैं प्लस फैंस लगे रहते हैं जो एयर को सक करते हैं, कुछ इस तरीके से। जैसे अभी ये करंट न्यूज़ भी एक बार देख लीजिए, फिर एयर जो ये स्मॉग टावर्स हैं उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा समझेंगे। करंट न्यूज़ ये है कि दिल्ली में जो 2 स्मॉग टावर्स बनाए जा रहे हैं उसमें से पहला स्मॉग टावर बन करके तैयार हो गया है और उसको इनॉग्रेट कर दिया है वहाँ के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने। दिस स्मॉग टावर इज़ इनॉग्रेटेड नियर कॉनॉट प्लेस इन दिल्ली। ये जो स्मॉग टावर दिल्ली में बना है इसको डिज़ाइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ने इन कोऑर्डिनेशन विथ IIT बॉम्बे, और आने वाले 2 सालों तक इसके इफ़ेक्टिवनेस की इंक्वायरी करेंगे IIT दिल्ली और IIT मुंबई। उम्मीद है कि ये जो स्मॉग टावर है अपने आसपास के 1 किलोमीटर वाले रेडियस वाले एरिया में एयर को क्लीन रखेगा, एटलीस्ट उसको उसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10 की क्वांटिटी कम कर देगा। ये जो स्मॉग टावर की अगर बात की जाए जो दिल्ली के कनॉट प्लेस के एरिया में बिल्ड किया गया तो उसके अगर नीचे देखा जाए तो 40 फैंस लगे हुए हैं, 40 फैंस, 10 ऑन ईच साइड। उसके अलावा इस तरह का 18 मीटर का लंबा सा कंक्रीट टावर है और उसके बाद ऊपर में 6 मीटर का इस तरीके का एक कैनोपी है और बीच में यहाँ पे फिल्टर्स लगे हैं।
ये जब फैंस चलेंगे तो वो एयर को सक करेंगे ऊपर से, और फिर एयर जो है यहाँ से इन फिल्टर्स के थ्रू होते हुए, यहाँ फैन से होते हुए बाहर निकलेगी, और इन फिल्टर्स के थ्रू होते हुए फिर ये एयर प्यूरिफाई होगी, स्मोक इसमें का उसको सेपरेट किया जा सकेगा, सीव आउट किया जा सकेगा। The next article is taken from economic segment. It is about national monetization plan, and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले जरा समझते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन। एसेट मोनेटाइजेशन सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए कि आपकी कोई बिल्डिंग है, आपकी कोई फ्लैट है, आप रहते कहीं और हैं और आपके पिताजी ने या आपने एक अलग से कोई दूसरा फ्लैट खरीद के रखा हुआ है। अब अगर आपने उस फ्लैट को बंद करके रखा है तो उसका मतलब ये है कि आप उस फ्लैट को मोनेटाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर वही उस फ्लैट को आप रेंट पे लगा देते हैं और आपको मंथली इनकम आने लगती है 20,000 25,000 रुपये, तो कहा जाएगा कि आपने अपने इस एसेट को मोनेटाइज कर दिया। तो मोनेटाइज का मतलब ये नहीं होता है हर वक्त कि आप अपने एसेट को बेच ही दें। इस केस में आप अपने फ्लैट को बेचा नहीं है, आपने रेंट पे चढ़ाया है। तो मोनेटाइज कैन बी इन 2 ways. You can give it to someone on lease for a certain period of time, that is also monetization, क्योंकि उस केस में आपको एक रेगुलर इनकम जनरेट होना शुरू होगा फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा होता है मोनेटाइजेशन, जब आप अपने एसेट को पूरी तरह से बेच दें, उस तरह के मोनेटाइजेशन को लिक्विडेशन भी कहा जाता है। तो ये तो हो गई इंडिविजुअल लेवल पे मोनेटाइजेशन कि आप अपने प्रॉपर्टी को किसी और को रेंट पे दे दें फॉर सर्टेन ईयर्स। भारत सरकार के पास भी इस तरह के कई सारी प्रॉपर्टी है, चाहे इंडियन रेलवे हो जाए या हमारे रोड्स हो जाएं, वो भारत सरकार की तो प्रॉपर्टी है। अब भारत सरकार इंडियन रेलवे के रेलवे लाइन पे अगर किसी प्राइवेट ऑपरेटर को ट्रेन चलाने को अलाउ कर दे तो उसको कहा जाएगा अपने एसेट को मोनेटाइज करना। इससे डबल फ़ायदा हो जाएगा, एक तो ज़्यादा ट्रेनें हो जाएंगी तो लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ जाएंगी, और ट्रेन में जो आज के टाइम में लोगों को रिजर्वेशंस नहीं मिलती हैं वो आराम से मिलेंगी। दूसरा, भारत सरकार को भी कुछ कमाई हो जाएगी। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन एट नेशनल लेवल व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट बजट। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसेट्स इनटू इकोनॉमिक वैल्यू, अनलॉकिंग द वैल्यू ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड और अनयूटिलाइज्ड पब्लिक एसेट। जो भी हमारे पब्लिक एसेट्स हैं उनका बेहतर यूटिलाइजेशन करना ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा रेमुनरेशन जनरेट किया जा सके। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट रखा था, इस साल का फिस्कल ईयर 2021-22 का बजट रखा था, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस साल भारत सरकार टारगेट कर रही है कि कम से कम 2.5 लाख करोड़ का एसेट मोनेटाइजेशन करे। मतलब जो भी हमारे एसेट्स हैं उनको किसी न किसी तरीके से उनसे रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेगी। मान लीजिए कि स्टेडियम्स ही हैं तो स्टेडियम्स में कोई प्राइवेट टूर्नामेंट करा दिया, जैसे आईपीएल कराते हैं, आईपीएल से पैसा आ जाएगा। तो इस तरीके से एसेट मोनेटाइजेशन किया जाएगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस तरह का बोला था बजट के टाइम में कि हम एसेट मोनेटाइजेशन करेंगे 2.5 लाख करोड़ का कम से कम इस साल, उसी डायरेक्शन में काम करते हुए अब नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एक नया प्लान लाया गया, एक नया प्रोजेक्ट लाया गया है। दिस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इज अ 4-year प्रोजेक्ट जिसमें अलग अलग जो भारत सरकार के एसेट्स हैं उसको मोनेटाइज किए जाएंगे। तो ये 4 साल का प्रोजेक्ट है जिसमें लगभग 6 लाख करोड़ के जो भारत सरकार के एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज किया जाएगा। 6 लाख करोड़ के एसेट्स मतलब कि इनको इस तरीके से मोनेटाइज किया जाएगा कि टोटल 6 लाख करोड़ की कमाई हो। इसमें जैसे रेलवे हो गया, रोड हो गया, पावर ट्रांसमिशन हो गया, इन सबको इस तरीके से प्राइवेट एंटिटीज़ को दिया जाएगा यूज करने के लिए आने वाले 4 सालों में कि उससे भारत सरकार की कमाई लगभग 6 लाख करोड़ की हो जाए। अलग अलग साल का अलग अलग टारगेट है। जैसे इस साल का जैसे मैंने आपको बताया 2.5 लाख करोड़ है, वैसे ही आने वाले सालों में अलग अलग टारगेट हैं। 1.62 लाख करोड़, 1.79 लाख करोड़, 1.67 लाख करोड़ आने वाले 3 और सालों में। ये एग्जैक्टली आपको याद नहीं करना, बट मुद्दा ये है कि आने वाले 4 सालों में भारत सरकार नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान के अंतर्गत 6 लाख करोड़ रुपए रेज करेगी। अलग अलग सेक्टर, जो सबसे प्रोमिनेंट सेक्टर हैं रोडवेज से भारत सरकार उम्मीद करेगी कम से कम 1,60,000 करोड़ रेज करे। दैट मीन्स टोटल 27% पैसा अकेले रोडवेज से क्रिएट करे, रेलवे से 25% और पावर से 15%। तो दीज आर द मेजर सेक्टर्स जिसके एसेट्स को मोनेटाइज करके यानी कि लीज पर दे करके भारत सरकार कुछ पैसे जनरेट करेगी, रेवेन्यू जनरेट करेगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये एसेट्स लीज किए जाएंगे, रेंट पे दिए जाएंगे, ओनरशिप विल रिमेन विद द गवर्नमेंट। और जो फंड जनरेट होगा फ्रॉम दिस नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान, दिस फंड विल बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स। नई रोड बनाई जाएगी, नई रेलवे लाइन बनाई जाएगी, नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। तो दैट वे आपको पता होगा ना, मैंने 2-3 दिनों पहले ही बताया था कि कैसे हमारा जो गुवाहाटी वाला एयरपोर्ट है
जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लीज करा करके दे दिया गया है अदानी ग्रुप को। तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मोनेटाइजेशन। उसके प्रोसेस में उस पूरे प्रोसेस में भारत सरकार को कुछ रेवेन्यू जनरेट करने को मिला। सो दैट इज़ प्रोसेस ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट, दिस गुवाहाटी एयरपोर्ट। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसको हमने पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर दिया, इसको 50 साल के लिए लीज पे दिया है, ओनरशिप स्टिल रिमेन्स विद द गवर्नमेंट। तो इसी तरीके से अलग अलग सेक्टर के एसेट्स को मोनेटाइज करके भारत सरकार फंड जनरेट करेगी, जिसको नाम दिया गया है नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान, और उस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा मोर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट, इट इज अबाउट फॉरेनर डिटेंशन कैंप्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे कई सारे फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स हैं, आपको पता होगा। दिस फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स हैव बीन क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर ऑफ 1964। ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स क्या काम करते हैं वो भी ज़रा समझिए। मान लीजिए कि कोई भी ऐसा सिटीजन है जो सस्पेक्टेड फॉरेनर है। मान लीजिए पुलिस को ऐसा लगता है कि यह आदमी बाहर से आया है, इंडियन नहीं है, किसी और देश से इलीगल तरीके से घुस के हमारे देश में रह रहा है। अगर हमारी कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ऐसा लगता है तो वो उस इंसान के खिलाफ फिर एक केस रजिस्टर कर सकते हैं, और उस केस को फिर नॉर्मल कोर्ट में नहीं ले जाया जाता है, उस केस को ले जाया जाता है फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स में, जो इस फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 के अंतर्गत बनाया गया है। और फॉरेनर ट्रिब्यूनल फिर फैसला करती है कि ये इंसान सच में फॉरेनर है या इंडियन सिटीजन है। इस इंसान को जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो एज अ प्रूफ रखने होंगे इन फ्रंट ऑफ द फॉरेनर ट्रिब्यूनल इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश दैट दिस पर्सन इज़ एन इंडियन सिटीजन। अगर ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाता है तो फिर फॉरेनर ट्रिब्यूनल इसको फॉरेनर डिक्लेयर कर देगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये अपने आप को इंडियन सिटीजन साबित कर देता है तब तो ठीक है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये साबित अपने आप को नहीं कर पाता इंडियन सिटीजन और फॉरेनर ट्रिब्यूनल इसको फॉरेनर डिक्लेयर कर देती है, तब क्या करेंगे इसको क्या ज़बरदस्ती बांग्लादेश के बॉर्डर पे जाके धक्का मार देंगे बांग्लादेश साइड में, या भूटान में धक्का मार देंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की सरकार भी तो अग्री करनी चाहिए इस इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए। एंड अनलेस दे अग्री दैट यस दिस पर्सन हैज़ इलीगली माइग्रेटेड फ्रॉम माई कंट्री, आप इस इंसान को ज़बरदस्ती तो भेज नहीं सकते वहाँ पे, राइट? तो अब करेंगे क्या? तो फिर इनको डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाता है। जो 6 इस तरह के जेल हैं हमारे स्टेट के अंदर, डिब्रूगढ़ जेल, ग्वालपारा जेल, कोकराझार, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर, इस तरह के 6 जेल हैं। इसमें जेल में अलग अलग ऐसे यूनिट्स बनाए गए हैं जिनको डिटेंशन सेंटर कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरे जेल में बस यही लोग हैं, जेल में नॉर्मल क्रिमिनल्स भी हैं, कैदी भी हैं, अंडर ट्रायल्स भी हैं, लेकिन उसके अलावा इन जो लोग हैं, ये जो फॉरेनर जो डिक्लेयर किए गए हैं बाय फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स, इनको इन 6 में से किसी एक जेल में रखा जाता है हमारे स्टेट के अंदर। और जो इन लोगों के लिए जो स्पेशल यूनिट्स बनाए गए हैं जेलों के अंदर, उसको कहा जाता है डिटेंशन सेंटर्स। करंट न्यूज़ अब समझते हैं। करंट न्यूज़ ये है कि आसाम सरकार के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से अब इन फॉरेनर्स को जहां रखा जाता है उसको डिटेंशन सेंटर नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा ट्रांजिट कैंप्स। अब ये नाम क्यों बदला है, इसके पीछे क्या सिग्निफिकेंस है, ये आसाम सरकार ने ऑफिशियली एक्सप्लेन नहीं किया है कि हमने ये नाम क्यों बदला है। लेकिन एक असम सरकार के ऑफिसर ने बताया है, बट दिस इज़ नॉट ए फॉर्मल स्टेटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ असम, बट एक ऑफिसर ने बताया है ऑन द कंडीशन ऑफ अनोनिमिटी कि भाई देखिए, ये जो भी लोग हैं फॉरेनर जिनको डिक्लेयर किया गया है बाय फॉरेनर ट्रिब्यूनल, ये क्रिमिनल तो है नहीं, इनके बाप दादा पुराने जनरेशन के लोग आ गए होंगे इंडिया में, लीगल तरीके से घुस गए होंगे। सो दीज पीपल पर से हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम ऑन देयर ओन। ये क्रिमिनल तो है नहीं, इनको जेल में रखना और उनको डिटेंशन सेंटर कहना ये इनह्यूमन होगा, गलत होगा, अमानवीय होगा। सो दैट इज़ वाई दीज पीपल शुड नॉट केप्ट इन जेल। एट द सेम टाइम दे कुड बी नॉट लेफ्ट ओपन, अदरवाइज इट विल इनकरेज मोर इलीगल इमिग्रेंट्स टू कम इन टू इंडिया एंड लिव इलीगली, क्योंकि उनको फिर पता चल जाएगा अरे सरकार तो ऐसे ही छोड़ देती है। तो इनको ओपन भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन इनके साथ थोड़ा ह्यूमैन ट्रीटमेंट भी करना होगा, इंसानों की तरह बिहेव भी करना होगा, क्योंकि इन्होंने कोई क्राइम तो किया नहीं है, दे आर नॉट क्रिमिनल। सो दैट इज़ वाई ये इनको जहाँ भी रखा जा रहा है उसको डिटेंशन सेंटर ना कह के ट्रांजिट कैंप कहा जाएगा, और साथ ही साथ इनको जेल में ना रख करके इनके लिए अलग से फैसिलिटी बनाई जानी चाहिए, ऐसा असम सरकार का मानना है। और तभी असम सरकार एक अलग से फैसिलिटी बना रही है एट मटिया ऑफ ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे लगभग 2000 फॉरेनर्स को रखने के लिए, इनहेबिट करने के लिए
एक डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा अलग से, ताकि इन फॉरेनर्स को जेल में ना रखना पड़े। अभी कैसा है, सरकारी हिसाब खातों के हिसाब से देयर आर 181 फॉरेनर्स, टोटल 181 फॉरेनर्स है जो इन 6 जेलों के अलग अलग जगहों पे हैं। आउट ऑफ 181, 61 तो डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स हैं, मतलब उन साबित हो चुका कि ये फॉरेनर्स है। 120 का भी केस चल रहा है, मतलब दे आर सस्पेक्टेड फॉरेनर्स, बट दे हैव केप्ट इन दी 6 जेल्स। उन सब फॉरेनर्स को निकाल करके जो नया मटिया सेंटर बन रहा है इन ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट, इन सारे फॉरेनर्स को निकाल करके यहाँ रखा जाएगा। ये जो नया डिटेंशन सेंटर बन रहा है इसकी कैपेसिटी लगभग 2000 इनमेट्स को हैंडल करने की है। तो आगे फ्यूचर में इन लोगों को जेल में नहीं रखा जाएगा, इस तरह के डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा जहाँ पे थोड़ा बेहतर ह्यूमन ट्रीटमेंट इनके साथ दिया जाए। और ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो यही होगा कि जिस जिस देशों से ये लोग आए हैं उन देशों की सरकार से हमारी सरकार बात करे और एक फाइनल सॉल्यूशन निकाले और इन लोगों को अपने अपने देशों में ट्रांजिट कराया जाए, भेजा जाए। और इसीलिए जब तक इनको यहाँ रखा जा रहा है तब तक इस लोकेशन को कहा जाएगा ट्रांजिट कैंप्स। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज आर परमानेंट मेंबर ऑफ मालाबार नेवल एक्सरसाइज, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया पिछले साल तक परमानेंट मेंबर नहीं था, बट रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया हैज आल्सो एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट ऑफ अटेंडिंग मालाबार एक्सरसाइज एज अ परमानेंट मेंबर। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 1 2 3 4 ऑल। So that's all from our side for today. Thanks for watching.